बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा ऑलरेडी कि स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद काफ़ी अरसे से क्लोज़ है और वहाँ पर वो अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही, इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे किसी भी वीज़ा से रिलेटेड। तो इंटरनली उनके जो मामलात हैं वो चलते रहते हैं उनकी कॉन्सुलेट या एम्बेसीज में, लेकिन वो जो बाकी जो आउटसोर्स या फिर बाहर से जो केसेस आते हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, लीगलाइजेशंस हैं, वो उनको डील नहीं करते। तो इस वक्त जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो इथोपिया में हो रही हैं। 3 किस्म के जो वीज़ाज़ हैं, मतलब लॉन्ग टर्म स्टडी, वर्क परमिट और फैमिली वीज़ाज़, उनको वो इथोपिया में डील कर रहे हैं। और उसके अलावा जो शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ हैं, जिस तरह के विज़िट वीज़ा हो गए, उनको वो थाईलैंड में जो है डील कर रहे हैं। तो सारी डिटेल इस वीडियो में शेयर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, और हर चीज़ को कवर करेंगे। इथोपिया में आपको जो है वो ई वीज़ा मिलता है, तो पाकिस्तान से इजीली अवेलेबल है, मतलब 3 दिन में आपको वो वीज़ा सेंड कर देते हैं। क्योंकि छोटा कंट्री है, कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं इनकी, बंदा खुद भी अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए जो उनकी मेन वेबसाइट होगी, इथोपिया ई वीज़ा के नाम से वो वेबसाइट है। वेबसाइट का जो मतलब 2-3 हैं, अगर आप इथोपिया ई वीज़ा सर्च करेंगे तो पहले ऊपर 1-2 जो एजेंट्स हैं उनकी वेबसाइट्स आती हैं। तो इनकी जो असल वेबसाइट है उसके साथ स्टार का लोगो लगा होगा। दूसरा, इसकी जो एड्रेस है बाकायदा, वो है eVisa.gov.et। तो इस पे आपने आकर अपना वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो बेहतर है, अगर आप किसी और के थ्रू करना चाहेंगे तो उसके रिलेटेड भी मैं आपको एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। आप उनके थ्रू भी वीज़ा लगवा सकते हैं। अब खुद करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा और उनके थ्रू करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने इनकी वीज़ा वेबसाइट पे आ जाना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो सामने इथोपिया का फ्लैग जो है लगा होगा, जिसमें स्टार का लोगो होगा। उसके अलावा जी डायरेक्टली अप्लाई नाउ का बटन आपके सामने आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे एक वीज़ा कैटेगरी पूछेगा। वीज़ा कैटेगरी में डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज आएंगी, ठीक है। फैमिली वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, या विजिटर। टूरिस्ट और विजिटर एक ही कैटेगरी में होकर उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके सामने वो आपके से पूछेंगे कि कितने दिनों के लिए। वो नॉर्मली सिंगल एंट्री का 30 डेज़ के लिए है, तो अपने 30 डेज़ को सिलेक्ट करना है। तो नीचे वो आपको $82 फ़ी उसकी शो कर देगा, $82 कॉस्ट है। तो उसके नीचे आपने उसको एग्री करना है एंड कंफर्म द कंडीशंस। तो $82 वो सिर्फ शो होते हैं। उसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा इंटरनेशनल चार्जेस पाकिस्तान से पड़ेंगे वो तकरीबन $15 से $18 वो आपको पड़ेंगे। तकरीबन $100 का आपका खर्चा हो जाता है। उसके बाद जो आपने अराइवल इन्फॉर्मेशन आगे पुट आउट करनी है। आगे जो आपका पेज ओपन होगा उसमें अराइवल इन्फॉर्मेशन होगी। उसमें आपसे डिपार्चर सिटी पूछेंगे, उसके अलावा जी डिपार्चर कंट्री पूछेंगे। उसके अलावा आप जिस होटल में जा रहे हैं, होटल में आपसे वो 3 ऑप्शन 4 आपको देंगे। आप गेस्ट हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं, होटल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अदर्स। उसकी बुकिंग आपने booking.com से करनी है। कोई भी होटल सर्च कर लें। उसके लिए सजेशन ये है कि यहाँ से आप बुकिंग करवा के ले जाएं, किसी भी होटल की पेमेंट ना करें। फ्री कैंसिलेशन के साथ जो होटल्स हैं, 0 पेमेंट्स के साथ, उनकी बुकिंग करें। तो वहाँ जाकर आप खुद होटल जो है सिलेक्ट कर लें। टैक्सी वालों से भी कहेंगे तो आपको गाइडेंस दे देंगे। वैसे तो इथोपिया एक बैकवर्ड कंट्री है, लेकिन उनका जो मेन सिटी कैपिटल है एडिस अबाबा, तो वो एक डेवलप कंट्री है, डेवलप सिटी है, जिस तरह हमारा इस्लामाबाद है। चलो छोटे मोटे सीन तो हर शहर में होते रहते हैं, लेकिन इतना वहाँ पर वो नहीं है, वो इतना बैकवर्ड नहीं है कि वहाँ पर चोरी डकैती हो, सब कुछ आम हो। अच्छी मतलब क्वालिटी के स्टैंडर्ड के होटल्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। तो 1-2 होटल्स हैं, जिस तरह के केबा गेस्ट हाउस है, उसके बाद एक आईवी शायद होटल्स है, और उसके अलावा काफ़ी मतलब आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा होटल्स मिल जाएंगे नॉर्मल रेंज में। लेकिन आप यहाँ से सिलेक्ट करके जाएंगे या पेमेंट करके जाएंगे, आपको महंगे पड़ेंगे। वहाँ पर जाके आपको जो नॉर्मली पड़ेगा ना पर नाइट, वो तकरीबन वहाँ पर जो करेंसी है ना ETH, आप उसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो वो तकरीबन 800 से आपको पर नाइट स्टार्ट हो जाते हैं। और आपका जो नॉर्मली विज़िट होगा वो 5-6 दिन का ही होगा। कोशिश करें उसके 2 दिन पहले से
चले जाएँ अपनी अपॉइंटमेंट पे और 2 दिन बाद ही आप रिटर्न टिकट ले लें। तो जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपसे वो सारा डिटेल्स पूछेगा, आपकी एयरलाइन की इन्फॉर्मेशन भी पूछेगा और आपके वीज़ा का भी पूछेगा कि आप कब यहाँ से जाएंगे और कब आपको किस डेट से किस डेट तक आपको चाहिए 30 दिन का वीज़ा। तो समझ लेंगे अगर आपकी 1 दिसंबर को यानी 5 दिसंबर को आपकी अपॉइंटमेंट है तो आप वीज़े की जो टाइम लिमिट या डेट रखेंगे वो 1 दिसंबर से 30 दिसंबर रखेंगे और आप 3 दिसंबर को फ्लाई कर जाएँ। उस 30 दिन के लिए आपको वीज़ा वैलिड होगा, उसके ड्यूरिंग द डेट आप जो है ना उस पीरियड के दरमियान आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये अराइवल इन्फॉर्मेशन में वो आपसे ये चीज़ें पूछेगा, गेस्ट हाउस की इन्फॉर्मेशन पूछेगा या होटल जो आपने बुक किया हुआ है उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस वगैरह। ठीक हो गया। तो उसके अलावा आप नेक्स्ट उसका जो प्रोसीजर होगा उसमें वो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा, जिसमें आपका गिवन नेम, सरनेम, सिटीजनशिप, आप मेल हैं या फीमेल, कंट्री ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब आपने अपने पासपोर्ट के लिहाज से है ना फिल आउट करना है। ईमेल एड्रेस, कंफर्मेशन ऑफ ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपका ऑक्यूपेशन है। इस चीज़ को ज़्यादा चीज़ों को गहराई से नहीं लेना। ऑक्यूपेशन में आप लिख सकते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो एग्रीकल्चरल लिख लें या फिर फार्मर लिख लें या फिर अगर आप कुछ और भी लिखना चाहें तो इतनी ज़्यादा मतलब कोई इतनी होती नहीं है कि कुछ दफ़ा आपका वीज़ा 20 मिनट में भी आ जाता है, क्योंकि मैंने जिनका आपको बताया है या जिनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का मैंने आपको बोला है तो वहाँ पर वीज़ा 20 मिनट्स में भी एक लड़के का जो है आ गया था। 3 केसेस सामने से गुजरे, उनको मैं ज़रा बाद में शेयर कर दूँ, पहले मैं आपसे ये डिटेल शेयर कर लूँ। तो ये सारा एड्रेस सिटी और एड्रेस कंट्री आपने सारा कुछ ऐड करना है। नेक्स्ट पे आपने जाना है, नेक्स्ट पेजेस, उस पर आपकी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, उसकी एक्सपायरी वगैरह सारा कुछ वो आपसे पूछेंगे। आपका नाम, गिवन नेम या जो भी है वो तो आपने पहले भी लिखा होगा, अगर वहाँ पे भी पूछते हैं तो आपने दोबारा उसको एंटर कर देना है। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद वो आपको रिव्यू का ऑप्शन देगा कि अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लें एक दफ़ा, उनको अपने गौर से चेक कर लेना है, क्योंकि फ़ीस जो होती है वो रिफंडेबल नहीं होती। कोई भी फ़ीस हो किसी भी वीज़ा की, वो 1 रुपया भी आपको वापस नहीं करते। अगर आपकी रिजेक्शन भी हो जाती है तो आपको वापस नहीं करते। वो वैसे तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है रिजेक्शन वाला, ये वीज़ा है तो बता रहा हूँ आपको 20 मिनट में भी ये मिल जाता है। वैसे इसका नॉर्मली 3 डेज़ का टाइम होता है। तो उसके बाद रिव्यू के बाद आपसे वो अटैचमेंट्स मांगेगा, एक पिक्चर और एक पासपोर्ट का फ्रंट, वो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने पेमेंट कर देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका केस फाइल, उसके बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो उसके थ्रू आपको मेल भी आ जाएगी, उसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं कि आपका केस पेंडिंग में है या कहाँ पे है। तो ये एक चीज़ होगी क्लियर। इसमें कितने सेक्शंस होंगे, पहले आपने वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अराइवल कंफर्मेशन, ठीक है, जिसमें होटल वगैरह की डिटेल आएगी। उसके अलावा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम वगैरह, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन और एक रिव्यू और 6 नंबर पे आपका अटैचमेंट्स और फ़ी पेमेंट। तो अब बात करते हैं आगे की, जो होगी आपकी फ़ी पेमेंट, वो आपसे $100 तकरीबन वो कास्ट बन जाएगी। तो उसके अलावा आपकी अगर डॉलर की कीमत उन दिनों में, अभी जो पाकिस्तान में लॉ चल रहा है उसमें ये है कि अगर 30 दिनों में आपकी डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है तो विद इन 30 डेज़ जो भी उसकी एक्स्ट्रा आएगी वो आपके अकाउंट से काटा जाएगा। तो डायरेक्टली आप अपने अकाउंट से ना करें, कोई ऐसे अकाउंट से करें जिसमें आपका बैलेंस नहीं पड़ा हुआ, उसमें ये अमाउंट सेंड करें और वहाँ से आप उसकी पेमेंट कर दें। ठीक हो गया। उसके अलावा जी जो केस हमने देखे उसमें 3 केसेस थे, एक फैमिली वीज़ा, बल्कि 4 थे, स्टडी वीज़ा भी देखा है, वर्क परमिट भी और विज़िट वीज़ा भी। विज़िट वीज़ा वाला जो लड़का था वो हमारे मतलब करीबी ही थे, मतलब नज़दीकी दोस्त ही, तो उनका अप्रूव हो गया था थाईलैंड से। थाईलैंड अब क्या करता है कि जैसे ही आप एंटर होते हैं उसी वक्त वो आपसे पूछते हैं कि आपने किस दिन को अपनी रिटर्न की टिकट है। अगर आप उसको कहते हैं हफ्ते की या 10 दिन की तो उन्होंने स्टैंप लगा देनी है उधर ही। उसके बाद आपने वो कंट्री छोड़ना है। अभी वो ये चीज़ वहाँ पर कर रहे हैं। तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी काफ़ी कंट्रीज़ की, तो उसका वीज़ा भी अप्रूव हो गया था, तो वो अब माशाल्लाह से स्वीडन पहुँच चुके हैं। तो इथियोपिया में जो है उसका ये सीन है कि
जो वीज़ा रेशोज़ है थोड़ी सी डाउन है। जो फैमिली वीज़ा था उनका इतना इशू नहीं होता, या फिर वर्क परमिट का भी इतना इशू नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स जो थे वो 3 गए थे, तकरीबन तीनों की रिजेक्शन ही लगी है। तो उसके अलावा जो वर्क परमिट में हमारे एक दोस्त गए थे, उनका थोड़ा सा इशू ये था कि उन्होंने बाकायदा अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं या उसको देखा नहीं उन्होंने, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आपका इंटरव्यू वहाँ उर्दू में ही होगा, स्टूडेंट का मोस्टली इंग्लिश में ही होता है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपने प्रेजेंट होना होता है, वो आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन करते हैं। तो फैमिली वीज़ा और दूसरा वीज़ा जो होता है उसका वर्क परमिट का, वो आप उर्दू में डील कर सकते हैं उनके साथ। तो उसमें उन्होंने उनसे लेबर लॉ पूछा, सैलरी वगैरह पूछी, तो उन्होंने बस नहीं था कॉन्ट्रैक्ट को सही से देखा। वीज़ा इंटरव्यू को इजी नहीं लेना चाहिए, उसको तकरीबन हर तरफ से जो है प्रिपेयर करके जाना चाहिए। अपने एम्प्लॉयर की डिटेल सारी चीज़ों को एक ही दफ़ा रेडी करके जाएँ। एक दफ़ा रिफ्यूज़ल लग जाए तो दोबारा वीज़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये था उनका केस। तो उन्होंने भी, उनकी भी रिफ्यूज़ल हो गई थी, मतलब जो एडिस अबाबा में गए थे उनका जो स्टडी वीज़ा और वर्क परमिट दोनों की रिफ्यूज़ल ही थी। बाकी हर किसी की अपनी किस्मत तो ज़रूरी नहीं, आप प्रिपेयर होके जाएँ तो आपका वीज़ा लग भी सकता है। तो जो फैमिली वीज़ा था वो उनमें से एक खातून थी और 2 उनके बेटे थे, उनका वीज़ा अप्रूव हो गया था। तो उनका जो फैमिली वीज़ा था वो तकरीबन यहाँ पे एक साथ ही आप अप्लाई नहीं कर सकते, सबका सेपरेट जो है अप्लाई होगा और वो सेपरेटली आपको जो है सेंड करते हैं। तो ये कुल मिला के जो थी डिटेल्स थी यहाँ के लिहाज से। अब वहाँ पे आपको गेस्ट हाउस किस लिहाज से पड़ेंगे, आपको मैंने बताया तकरीबन 800 जो उनका है करेंसी, वहाँ से वो स्टार्ट हो जाते हैं, और तकरीबन हमारा उनका 1 रुपया यहाँ के 8 रुपये बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो 8 रुपये के लिहाज से आपको यहाँ से करने से मिल जाएगी, नहीं तो वहाँ से जाकर आप डॉलर्स ले लें तो एक सिम भी आपको मिल जाएगी। टैक्सी वाले भी आपको काफ़ी हद तक गाइड कर देते हैं। तो उसके अलावा एक राइड एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप टैक्सी जो है वहाँ पे बिलवा सकते हैं। तो उनके थ्रू आप जो है अगर पहले इंस्टॉल करना तो चलें आप वो उसकी कर सकते हैं। अदरवाइज़ booking.com पे भी कुछ होटल्स, अगर आपने यहीं से पेमेंट करके जानी है तो वो आपको टैक्सी सर्विस भी प्रोवाइड कर देते हैं। खाने के लिहाज से कुछ हद तक वहाँ पर जो हलाल खाना अवेलेबल है, इतना बड़ा सिटी नहीं, आप घूम फिर सकते हैं। तो उसमें बॉइल्ड राइस वगैरह या इस तरह की जो सब्ज़ी हैं, 1-2 रेस्टोरेंट है वो अवेलेबल होते हैं। तो कुछ लोग तो यहीं से खाना लेके चले जाते हैं, वो फिर आप पे डिपेंड करता है वो उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं। तो लेकिन फ़िलहाल वीडियो जो थी वो इसी से रिलेटेड थी कि आपने इथोपिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, या फिर जो है इंटरव्यूज़ स्वीडिश एम्बेसी के कहाँ हो रहे हैं। तो वो भी आपको बता दिया कि विजिटर्स को वो थाईलैंड में और बाकी वीज़र्स को वो इथोपिया में डील कर रहे हैं। अभी जो जिनका मैंने आपको रेफरेंस दिया कि अगर आप खुद अप्लाई नहीं करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में मैं उनकी डिटेल्स मेंशन कर दूंगा, व्हाट्सएप के थ्रू आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। उनके जो चार्जेस होंगे ना तकरीबन आम जो वैसे तो डॉलर रेट पर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन तकरीबन आपसे वो फाइल के 2-3 हज़ार ही चार्ज करेंगे। तो बेस्ट यही है कि वो आपकी जो है टिकटिंग वगैरह की डिटेल भी उसमें ऐड कर देंगे। आप टिकट्स भी करवाना चाहें तो हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ फ्लाई दुबई फ्लाई करती है। उसके अलावा एक और चीज़, कुछ लोग जो कहते हैं वापसी पे हमने जी दुबई का ट्रांजिट वीज़ा लेना है, तो इथोपिया से वापसी के वक्त आप उसका ट्रांजिट वीज़ा ना लें तो बेहतर है, क्योंकि इथोपिया से आने वाले लोगों को वो अक्सर सिक्योरिटी रीज़न की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि हमने भी एक केस में अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने उनका वीज़ा रिफ्यूज़ किया था। ट्रांजिट वीज़ा कास्ट वैसे तो 20-25 हज़ार या कुछ महंगा नहीं है, तो 4 दिन आपको लग होते हैं 96 आवर्स। तो लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया और उस पर उन्होंने लिख दिया कि फॉर सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम आपको दुबई में एंटर होने नहीं दे सकते। तो अगर कोई इस केस में भी जा रहा है तो वापस हम दुबई भी विज़िट करते आएंगे, क्योंकि फ्लाई दुबई ने दुबई में मस्ट जो है स्टे करना होती है। तो ये मिस्टेक भी मत कीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। तो उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो मज़ीद जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आपसे कुछ नई कंट्री के बारे में डिस्कस। तो अल्लाह हाफिज़।